हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th को आगे बढ़ाएंगे चैप्टर 9 के साथ। ठीक है, चैप्टर 9 हमने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है, दैट इज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, और इसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने ये देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, और इसके रिलेटेड हमने कुछ कंसेप्ट जो है वो पिछले पार्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं। ऑलमोस्ट आधा चैप्टर हमारा हो चुका है और बाकी बचा हुआ जो आधा चैप्टर है वो आज हम इस पार्ट में कवर कर लेंगे। तो जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जिनको इससे हेल्प मिल रही है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग यहाँ पर नए हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है वो मिस ना हो। ठीक है, और बाकी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपना जो फीडबैक है, चीज़ें अगर आप देख रहे हैं आपको पसंद आ रही हैं या आपको लग रहा है कि कुछ कमी भी है, तो जो भी है अपना फीडबैक नीचे ज़रूर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से एक मदद जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि जो हमारा मिशन है कि हम लोग एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं हर किसी के लिए, कि शिक्षा जो है वो सब तक पहुंचे, एक सस्ते रेट पे पहुंचे, एक अच्छे तरीके से पहुंचे। उसके लिए आप लोग हमारे इस मिशन में, कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने वाले मिशन में आप लोग अपना सहयोग दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, थोड़ा बहुत वहाँ से आप योगदान करके हमें सहयोग कर सकते हैं। और जो भी आप हमें, जिस भी तरीके से आप हमें सहयोग करेंगे, आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा उससे हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज वगैरह लेके आएंगे और भी जल्दी। ठीक है, तो उससे फ़ायदा आपका भी होगा और लोगों का भी होगा। तो प्लीज़ जितना हो सकता है थोड़ा बहुत योगदान इसमें अपना ज़रूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का पार्ट, देखते हैं क्या लिखा गया है आगे। देखिए, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से। ठीक है, यहाँ से पहले का जो पार्ट है वो हम देख चुके हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम बात करेंगे टाइप्स की। तो जो है इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, इसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला है बाइलेटरल ट्रेड। ठीक है, बाइलेटरल वर्ड से ही आप समझते हैं बिटवीन टू नेशंस। ठीक है, दो देशों के बीच में है ये। बाइलेटरल ट्रेड इज डन बाय टू कंट्रीज विद ईच अदर। जो दो देश हैं वो आपस में करते हैं बाइलेटरल ट्रेड। दे एंटर इनटू एग्रीमेंट टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटीज अमंगस्ट देम, यानी कि वो एक एग्रीमेंट करते हैं, एक समझौता करते हैं कि वो आपस में किस सामान की कमोडिटी, किसका ट्रेड जो है वो करेंगे। ठीक है, जैसे कि कंट्री ए में एग्री टू ट्रेड सम रॉ मटेरियल विद एग्रीमेंट टू परचेज सम अदर स्पेसिफाइड आइटम टू कंट्री बी और वाइस वर्सा, यानी कि ए जो है वो बी को कुछ कमोडिटी बेचेगा, ठीक है, और बी जो है उसको बदले में कुछ और चीज बेचेगा। तो आपस में आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सिर्फ इन दोनों की जो जरूरतें हैं उनको आपस में पूरा कर रहे हैं, और ये एक तरीके से बाइलेटरल ट्रेड है, क्योंकि सिर्फ दो लोगों के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में ये हो रहा है। ठीक है, अगला है मल्टीलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब है एक से ज्यादा। ठीक है, एज द टर्म सजेस्ट, मल्टीलेटरल ट्रेड इज कंडक्टेड विद मेनी ट्रेडिंग कंट्रीज। ठीक है, ये दो से ज्यादा देशों के बीच का जो व्यापार है उसको बोला जाता है मल्टीलेटरल। द सेम कंट्री कैन ट्रेड विद अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। जैसे मान लीजिए कोई एक कंट्री है, वो बी के साथ भी ट्रेड कर सकती है, वो सी के साथ भी ट्रेड कर सकती है, वो डी के साथ भी ट्रेड कर सकती है, इस तरीके से। ठीक है, अलग अलग कमोडिटीज का जो ट्रेड है वो अलग अलग कंट्रीज के साथ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीलेटरल। इसी में द कंट्री में ऑल्सो ग्रांट द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑन सम ऑफ द फॉल ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो कुछ देश जो है, मतलब जो ए है, जो बी सी डी इन सबके साथ ट्रेड कर रहा है, वो इनमें से किसी एक को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है वो दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे केस फॉर फ्री ट्रेड, कि ये फ्री ट्रेड क्या है। फ्री ट्रेड या आप इसको मुफ्त व्यापार कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन। दिस इज डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स। देखिए, अगर कोई कंट्री है ए और कोई कंट्री है बी, अगर बी कंट्री जो है इसका कुछ सामान जो है ए कंट्री में आ रहा है, तो ए कंट्री के लिए सामान क्या हो गया, पहली बात तो ये इंपोर्ट है, ठीक है, आयात है। अब ये सामान जो है बी के, सपोज करिए जो ये कमोडिटी है, इसने सपोज करिए आप मान लीजिए टायर्स, मैं एग्जांपल लेता हूं एक, टायर्स। ठीक है, सपोज करिए कि ए कंट्री ने बी कंट्री से टायर्स इंपोर्ट किए। अब टायर्स क्या है कि टायर्स जो है वो ए कंट्री में भी बन रहे होंगे, तो अपने देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि
कि उनको हेल्प करने के लिए जो बाहर से ये टायर का इंपोर्ट हो रहा है इसके ऊपर कुछ ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है, ताकि जो ये बाहर से आने वाला सामान है ये कंपेयर टू योर जो आपका लोकल में सामान बन रहा है थोड़ा सा ये बाहर से आने वाला सामान थोड़ा सा कॉस्टली हो, ठीक है, क्योंकि अगर बाहर से आने वाला सामान अगर कॉस्टली नहीं होगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोकल मार्केट में सामान बन रहा है उसके कंपैरिजन में अगर जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है या जो इंपोर्टेड गुड्स है अगर वो सस्ता है तो इंपोर्टेड गुड्स ज्यादा बिकने लगेगा, और इंपोर्टेड गुड्स अगर ज्यादा बिकेगा तो जो आपके देश की अपनी इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ये कुछ ये लगाए जाते हैं ट्रेड बैरियर्स या आप कह सकते हैं ट्रेड टैरिफ्स, ठीक। फ्री ट्रेड में यही चीजें जो है उनको कम कर दिया जाता है, जो कस्टम्स ड्यूटी वगैरह है उनको कम कर दिया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन अलाउ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एवरीवेयर टू compete विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। समझ गए अब आप कि किस तरीके से वो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज के साथ compete कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सामान पे ट्रेड बैरियर लगा हुआ है या फिर इनमें ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है तो ये लोकल या डोमेस्टिक गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के साथ जो है compete नहीं कर सकती, क्योंकि ये महंगे होंगे, है ना। अगर इनके ऊपर ट्रेड बैरियर कम है या ट्रेड टैरिफ कम है तो ये सस्ते हो जाएंगे, और सस्ते अगर ये हो जाएंगे तो ये डोमेस्टिक मार्केट में या डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज के साथ compete कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन अलॉन्ग विद फ्री ट्रेड कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय नॉट गिविंग इक्वल प्लेइंग फील्ड बाय इंपोजिंग कंडीशंस विच आर अनफेवरेबल। अब अगर ग्लोबलाइजेशन के साथ अगर फ्री ट्रेड लगा दिया गया, ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यानी कि जो विकासशील देश है उनकी इकोनॉमीज को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है, और विपरीत असर पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको फिर क्या है कि इस तरीके में एक मतलब आप कह सकते हैं कि इक्वल दर्जा नहीं मिल पाएगा, या आप कह सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ इस तरह की कंडीशंस यहां पर है जो अनफेवरेबल होंगी, ठीक है, और उसकी वजह से इनको एक आप कह सकते हैं कि बराबर का जो दर्जा है, जो बराबर का एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो इनको नहीं मिल पाएगा। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स गुड्स एंड सर्विसेज जो है कैन ट्रेवल फास्टर, वो जल्दी भी ट्रेवल कर सकते हैं और ज्यादा दूर तक भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्री ट्रेड शुड नॉट लेट रिच कंट्रीज एंटर द मार्केट बट अलाउ द डेवलप्ड कंट्रीज टू कीप देयर ओन मार्केट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन गुड्स। तो जो ये फ्री ट्रेड है ये सिर्फ जो रिच कंट्रीज है उनको मार्केट में एंटर करने दे ऐसा ही नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी जो अपने मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है फॉरेन प्रोडक्ट से, क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट अगर किसी के भी मार्केट में आते हैं तो वो उसके डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसकी जो मार्केट है उसके लिए वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरीके से नुकसान है। और किस तरीके से नुकसानदायक है मैंने आपको ऊपर समझाया कि अगर फ्री ट्रेड का मतलब यह है कि बाहर से आने वाले सामान पर अगर टैक्स वगैरह कम है, ठीक है, अगर ट्रेड बैरियर्स उस पर कम है तो क्या हो जाएगा कि ट्रेड बैरियर्स कम होने की वजह से वो सामान सस्ता होगा और आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो आपकी लोकल इंडस्ट्री में जो सामान बन रहा है वो फिर सब महंगा हो जाएगा, और उस वजह से क्या होगा कि वो जो आपकी लोकल इंडस्ट्रीज वगैरह है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे countries also need to be cautious about dumped goods as along with free trade dumped goods of cheaper price can harm the domestic producers, ठीक है। अब ये dumped goods का मतलब क्या होता है? dumped goods का मतलब इस तरीके का होता है, ठीक है, देखिए सपोज करिए कोई कंट्री है A, ठीक है, ये कोई चीज जो है कोई प्रोडक्ट है वो 500 रुपए में अपने देश में बेच रही है, ठीक है, और इसकी जो आप कह सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट है मान लीजिए 300 रुपए है, ठीक है, तो 300 रुपए में उसने बनाया, अपने देश में वो इसको बेच रहा है 500 रुपए में, ठीक है, 200 रुपए का मुनाफा कमा रहा है, 500 रुपए में बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए वो किसी इसी सेम प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश में बेच देता है 250 रुपए में, ठीक है, इसकी लागत कितने की है 300 रुपए की, और यहां ये बेच दे रहा है इसको 250 रुपए में। तो इसने बेसिकली एक तरीके से क्या करा, इसको बोला जाता है डंपिंग। इसने एक तरीके से ये जो चीज है इसको यहां इस प्रोडक्ट को यहां पर इस दूसरे देश में डंप कर दिया। अब इस डंपिंग की वजह से क्या होगा कि यहां अगर इसको इतने सस्ते रेट में डंप किया गया है तो जो सेम प्रोडक्ट जो इस मार्केट में बन रहा था, जो बी के मार्केट में ये जो प्रोडक्ट बन रहा था उस पर भी तो इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि इतने सस्ते में अगर मार्केट में ये सामान मिल रहा है तो फिर इसके देश में जो ये सामान बन रहा था उसको कौन खरीदेगा, है ना। तो यही बेसिकली जो चीज है, दिस इज नोन एज डंपिंग, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन टू कंट्रीज at a price that differs for reasons not related to cost is called dumping, ठीक है। तो सिंपल भाषा में क्या है ये मैंने आपको यहां पर डंपिंग समझा दिया। चलिए आगे देखेंगे इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
1948 में क्या हुआ, टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स एंड अदर टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स दैट इज GATT वाज फॉर्म्ड बाय सम कंट्रीज। ठीक है, क्यों बनाया गया था कि वर्ल्ड को छुटकारा दिलवाना था किससे, जो हाई कस्टम्स टैरिफ्स थे और कुछ अदर टाइप की जो पाबंदियां थी, रेस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, उसके लिए बना GATT दैट इज जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड इन 1948 में। उसके बाद 1994 में क्या हुआ, इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर कंट्रीज टू सेट परमानेंट इंस्टीट्यूशन आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड अमंग्स नेशन, एंड GATT को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1 जनवरी 1995। ठीक है, WTO is the only international organization dealing with the global rules of trade between nations। ठीक है, ये ग्लोबल रूल्स बनाता है, यानी कि इस तरीके के रूल्स बनाता है जो देश में, मतलब सारे के सारे देशों में, पूरे के पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट, जो ट्रेड हो रहा है, उसमें हर जगह पर ये रूल्स जो है वो फॉलो होते हैं। ठीक है, इट सेट्स द रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन इट्स मेंबर नेशंस। जो इसके मेंबर नेशंस है उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको भी ये क्या करता है, रिजॉल्व करता है। WTO also covers trade in services such as telecommunication and banking and other issues such as intellectual rights। तो GATT या कह सकते हैं WTO का एक बहुत फेमस है दैट इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसका भी जो आपका सेफ गार्डिंग है, जो इसकी रक्षा करनी होती है, वो भी बेसिकली WTO ही करता है। ठीक है, WTO has, however, been criticized and opposed by those who are worried about the effect of free trade and economic globalization। तो ऐसा नहीं है कि WTO को हमेशा सपोर्ट ही मिला है, WTO का क्रिटिसिज्म भी किया गया है और इसको अपोज भी किया गया है उनके द्वारा जिनको बेसिकली फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के से लेकर कुछ खतरा महसूस होता है कि उसके इफेक्ट को लेकर। ठीक है, तो ऐसा माना गया है कि इट इज आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्पेरस। फ्री ट्रेड जो है वो आम जनता की जो लाइफ है उसको ज्यादा खुशहाल नहीं बनाता है। इट इज एक्चुअली वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड द पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्रीज मोर रिच। क्योंकि रिच कंट्रीज क्या है, अगर फ्री ट्रेड आपके वहां होगा, ठीक है, तो रिच कंट्रीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना सामान को एक्सपोर्ट कर सकती हैं और उससे वो पैसा कमा सकती हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप बात करें कि अगर आपको मैंने बताया था कि अगर कोई देश, सपोज कर लीजिए ए कंट्री है, ठीक है, और बी कंट्री है, अगर बी कंट्री रिच है, ठीक है, ये बी को मैं मानता हूं रिच है, तो ये अपना अगर ज्यादा से ज्यादा सामान अगर यहां भेज रही है तो बदले में ए से क्या होगा कि पैसा जो है यहां से, अगर मैं बोलूं इसको आइटम, ठीक है, और यहां से फिर क्या हो रहा है कि बदले में यहां से मनी, यानी कि ए कंट्री से जो मनी है वो बी कंट्री में जा रही है। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि अगर इसमें फ्री ट्रेड अगर चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में, तो आइटम यहां पर जा रहा है, तो पहली चीज तो यह है कि आइटम कैसा होगा, इट विल बी चीप, क्योंकि उसमें फ्री ट्रेड चल रहा है, वहां पर ट्रेड बैरियर्स कम होंगे। तो उस वजह से एक तो पहली बात यह है कि जो ए कंट्री है इसकी जो इंडस्ट्रीज है, जो लोकल इंडस्ट्रीज है, पहले तो वो बर्बाद हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहां का सामान कोई बिक नहीं रहा है, क्योंकि यह सामान जो है जो बाहर से आ रहा है वो सस्ता है। और दूसरी चीज यह है कि ये जो सामान आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके बदले में ये मनी जो आपके देश से पैसा है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो एक तो आपके देश में कुछ सामान जो है वो जो बन रहा है वो बिक नहीं रहा है, और दूसरी चीज जो सामान आप यहां से खर्चा कर रहे हैं वो भी यहां से, मतलब जो सामान आप यहां से खरीद रहे थे उस पर भी जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। तो इसलिए ये बोला गया है कि जो रिच कंट्रीज है वो ज्यादा अमीर होती चली जाएंगी इस तरीके से, और जो पुअर कंट्रीज है वो पुअर होती चली जाएंगी, और इनके बीच का जो खाई है, जो गल्फ है, वो बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, ये यहीं पर समझाया गया है। This is because the influential nations in the WTO focus more on their own commercial interest। वो अपने जो commercial interest है, जो commercial हित है, उन पर सिर्फ ध्यान देते हैं। Moreover, many developed countries have not fully opened their markets to products from developing countries। और इसके जस्ट उल्टा है, मान लीजिए ए जो है वो डेवलपिंग कंट्री था और बी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज था। ठीक है, ए ने तो अपना मार्केट खोल रखा है कि बी का जो भी सामान है वो यहां पर फ्री ट्रेड कर सकता है, लेकिन बदले में बी जो है वो अपने मार्केट को ए के लिए, ए एक डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए नहीं खोल रहा है। तो इससे बेसिकली थोड़ा सा इशू ये है कि अगर दोनों के बीच में अगर फ्री ट्रेड चल रहा है तो ठीक बात है, तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, दोनों का सामान एक दूसरे के देश में बिकता रहेगा, दोनों को फायदा होता रहेगा। लेकिन अगर ये फ्री ट्रेड केवल वन साइडेड है, ठीक है, अगर वन साइडेड फ्री ट्रेड है तो ये फिर प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द इश्यूज ऑफ हेल्थ, वर्कर्स राइट्स, चाइल्ड लेबर एंड एनवायरमेंट आर ऑल्सो इग्नोर्ड। ये सारे के सारे जो अधिकार हैं, यानी कि शिक्षा की अगर हम बात करें, हेल्थ यानी कि जो सेहत की बातें हैं वो है, और आपके जो वर्कर्स हैं,
जो वर्कर्स हैं उनके अधिकार हैं, जो चाइल्ड लेबर है उसकी बात है, या फिर जो एनवायरनमेंट की बात है, वो सारे के सारे जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनको नजरअंदाज किया जाता है या फिर इग्नोर किया जाता है। ठीक है, यहां पर नीचे से एक चीज दी गई है कि WTO हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। दिसंबर 2016 तक इसके 164 कंट्रीज जो है वो मेंबर थी, और इंडिया हैज बीन वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ WTO। ठीक है, तो चलिए आज की डेट में मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं यहां पर कि 2020 में अभी WTO मेंबर्स की संख्या कितनी है। ठीक है, देख के बताइएगा मुझे कि WTO मेंबर्स की संख्या कितनी है 2020 में, अभी आज की डेट में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या है, देखिए, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैव कम अप इन ऑर्डर टू एनकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विद ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंटरिटीज इन ट्रेड आइटम्स एंड नॉट टू कव रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो इसको बनाने के पीछे या ये ट्रेड ब्लॉक्स को सेटअप करने के पीछे मकसद क्या है कि ऐसे देशों के बीच में ट्रेड को एनकरेज करना जिनमें ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, यानी कि जो आसपास है, जिनमें सिमिलैरिटी है और जिनमें बेसिकली ट्रेडिंग आइटम्स में कॉम्प्लीमेंटरिटी है। मतलब जैसे मान लीजिए A और B है, ठीक है, फिर से वही बात कर लेते हैं, A और B है, अगर इसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, सपोज करिए A 1 और इसको प्रोडक्ट चाहिए 2, ठीक है, मतलब दोनों को ही प्रोडक्ट चाहिए, 1 और 2 दोनों देशों को चाहिए, लेकिन 1 जो है वो आपका बन रहा है A में और 2 जो है वो बन रहा है B में, तो ये इधर भेज सकते हैं, ये इधर भेज सकता है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक क्या डेवलप कर दिया जाएगा, रीजनल ब्लॉक। ठीक है, तो दोनों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें, टुडे 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जो है दैट जनरेट 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, एंड दीज ट्रेडिंग ब्लॉक्स डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस टू स्पीड अप इंट्रा रीजनल ट्रेड। ये डेवलप क्यों हुए? क्योंकि जो इंट्रा रीजनल यानी कि किसी क्षेत्र में, किसी जो रीजन है उसके बीच में, ठीक है, मतलब विद इन द रीजन जो ट्रेड था, ठीक है, विद इन द रीजन जो ट्रेड था उसको स्पीड अप करने के लिए, यानी कि उसको तेजी से बढ़ाने के लिए जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थे वो इसमें फेल हो गए। तो बेसिकली इसलिए ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो थे, जो रीजनल ब्लॉक्स थे, इनको सेटअप करना पड़ा। दो दीज रीजनल ब्लॉक्स रिमूव ट्रेड टैरिफ्स विद इन द मेंबर नेशंस एंड encourage free trade. In the future, it could get increasingly difficult for free trade to take place between different trading blocks. ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि देखिए, जो रीजनल ब्लॉक्स हैं उन्होंने ट्रेड टैरिफ्स को हटा रखा है विद इन दी मेंबर नेशंस। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, एनकरेज करते हैं, लेकिन इन द फ्यूचर इट कुड गेट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर फ्री ट्रेड टू टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स। यानी कि एक ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके अंदर तो फ्री ट्रेड, उनके आपस में फ्री ट्रेड चल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर टाइम में जो दो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं उनके बीच में अगर व्यापार करना है तो वो जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है, फ्री ट्रेड अगर करना है। ठीक है, यहां पर नीचे कुछ मेजर रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स के नाम दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं अपने आप, जैसे कि आसियान है, CIS है, EU है, दैट इज यूरोपियन यूनियन, LAIA है, NAFTA है, OPEC है, साफ्टा है, ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं कि इनमें कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से इनके मेंबर नेशंस हैं, हेडक्वार्टर कहां कहां पर है, कब ये बने, किन किन कमोडिटीज का ये बेसिकली ट्रेड करते हैं, और अदर एरियाज ऑफ कॉपरेशन इनका क्या है अदर देन ट्रेड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप यहां पर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको यहां से आप पढ़ सकते हैं, समझाने का इसमें सच कुछ है नहीं। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए ये क्या है, undertaking international trade is mutually beneficial to nation if it leads to regional specialization, higher level of production, better standards of living, worldwide availability of goods and services, equalization of prices and wages and diffusion of knowledge and culture। अगर ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है, समझ गए आप, ये सब चीजें अगर हो रही हैं, यानी कि रीजन को स्पेशलाइज अगर हो रहा है, अगर प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अगर बेहतर हो रही है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर अवेलेबल हो रहे हैं, अगर प्राइजेस एंड वेजेस जो है उनका इक्वलाइजेशन हो रहा है, और नॉलेज एंड कल्चर का डिफ्यूजन अगर हो रहा है, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, तब तो आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है वो नेशंस के बीच में क्या है, बेनिफिशियल है या फायदेमंद है। ठीक, इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू नेशंस, ये देशों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है इफ इट लीड्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, uneven levels of development, exploitation and commercial rivalry leading to wars। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, सपोज करिए कि एक देश जो है दूसरे देश पर ज्यादा ही निर्भर हो जाता है किसी चीज के लिए, ठीक है, या फिर जो डेवलपमेंट का लेवल है अगर वो अनइवन हो जाता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है,
या फिर आप कह सकते हैं कि कॉमर्शियल राइवलरी होती है जिसकी वजह से युद्ध के जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो एक तरीके से देशों के लिए बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल या घातक साबित हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वो अच्छा ही रहे या हमेशा ही खराब रहे। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इट कैन बी गुड और इट कैन बी बैड। ठीक, आगे दिया गया है कि ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इट कैन इंपैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट टू हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो ग्लोबल ट्रेड जो है वो हर चीज को इफेक्ट कर सकता है। एज कंट्रीज कंपीट टू ट्रेड मोर, प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पाइरल अप। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि अगर कंट्रीज जो है वो ज्यादा मुकाबला करेंगी कि उन्होंने ज्यादा सामान बनाना है, ज्यादा सामान बेचना है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनका जो यूज है वो बढ़ने लगेगा। रिसोर्सेज जो है गेट्स अप यूज्ड फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड, क्योंकि नेचर में जो नेचुरल रिसोर्सेज भी है उनको रिप्लेनिश होने में भी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। उससे पहले ही अगर उनको यूज कर दिया जाएगा, ज्यादा यूज कर दिया जाएगा, तो वो रिप्लेनिश इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि जो हमारी मरीन लाइफ है इज ऑल्सो डिप्लीटिंग फास्ट। जो मरीन लाइफ है हमारी वो भी जल्दी खत्म हो रही है। फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एंड रिवर बेसिन्स आर सोल्ड ऑफ टू प्राइवेट ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज। ठीक है, फॉरेस्ट, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। जो रिवर बेसिन्स है उनको प्राइवेट ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज जो है उनको बेचा जा रहा है। Multinational corporations trading in oil, gas mining, pharmaceuticals and agri businesses keep expanding their operations at all cost, creating more pollution. Their mode of work does not follow the norms of sustainable development. जो इस तरीके के मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं जो ऑयल में, गैस माइनिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है, और एग्री बिजनेसेस में अपना प्रोडक्शन करते हैं, अपना जो इनका व्यापार इन चीज़ों में चलता है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि जो अपने ऑपरेशंस हैं वो किसी भी कीमत पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से ये क्या होता है कि इसके एवज में ये लोग पॉल्यूशन को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनका जो मोड ऑफ वर्क है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर ये वो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते। If organizations are geared only towards profit making and environmental and health concerns are not addressed, then it could lead to serious implications in the future. तो यानी कि इसमें ये लिखा गया है कि अगर organizations को इसी तरीके से अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपस में एक तरीके से व्यापार करने की अगर होड़ सी लग गई, ठीक है, कि ज़्यादा व्यापार करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, और उसके बदले में अगर उन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज पर और हेल्थ कंसर्न्स पर अगर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो आने वाले समय में यानी कि भविष्य में ये चीजें जो है बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है वो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स और हेल्थ कंसर्न्स पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि इनको किसी तरीके से जो है नुकसान ना हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे है गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, देखिए, पोर्ट्स। The chief gateways of the world of international trade are the harbors and ports. Cargoes and travelers pass from one port of the world to another through these ports. The ports provide facilities of docking, loading, unloading, and the storage facilities for cargo. In order to provide these facilities, the port authorities make arrangements for maintaining navigable channels, arranging tugs and barges, and providing labor and managerial services. तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो पोर्ट्स पर अवेलेबल होती है, ये आप समझ गए होंगे, इसमें ऐसा समझाने का कुछ है नहीं। द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पोर्ट इज जस्ट बाय द साइज ऑफ द कार्गो, कि कितना बड़ा कार्गो है, एंड द नंबर ऑफ शिप्स जो वो हैंडल करता है। द क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय अ पोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड। ठीक है, कि कितना बेसिकली उसके जो दूर दराज के मतलब पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, पोर्ट्स आपके समुद्र के पास होंगे, वाटर बॉडी के पास होंगे, और उसका हिंटरलैंड का मतलब होता है जो उसके अंदर के इलाके हैं। ठीक है, कि जो क्वांटिटी ऑफ कार्गो यानी कि कितना क्वांटिटी ऑफ कार्गो जो है वो हैंडल कर रहा है पोर्ट, वो इंडिकेटर है कि उसका जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है हिंटरलैंड का वो कैसा है। क्योंकि अगर कार्गो में देखिए, कार्गो में क्या होगा कि सामान या तो इधर जाएगा, ठीक है, यानी कि आप इधर की तरफ अगर मान लें कि ये पोर्ट है और यहां पर आपका अगर लैंड है, तो सामान या तो आपका इधर जाएगा, यानी कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए सामान भेज रहे हैं, या फिर आप इंपोर्ट करने के लिए सामान भेज रहे हैं, मतलब आ रहा है सामान आपके पास। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस में वो आपके जो हिंटरलैंड है उसके डेवलपमेंट को किस तरीके से दिखाएगा, कि अगर आप ज्यादा सामान अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके देश में क्या हो रहा है कि सामान ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अच्छा है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है। और अगर आपके पास ज्यादा सामान जो है आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके देश में चल रही हैं, जो प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह चल रही हैं, वो उतनी ज्यादा डेवलप्ड एज सच
नहीं है। तो इस तरीके से बेसिकली कि अमाउंट ऑफ कार्गो जो है, जो क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल किया जा रहा है पोर्ट में, वो आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द हिंटरलैंड को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ पोर्ट्स दिए गए हैं। पहला है पोर्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ट्रैफिक दे हैंडल। पहला है अकॉर्डिंग टू द कार्गो हैंडल। पहला है इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। दीज पोर्ट्स स्पेशलाइज इन बल्क कार्गो जैसे कि ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल्स एंड सिमिलर मटेरियल्स। इसके बाद अगला है कॉमर्शियल पोर्ट्स। ये क्या हैंडल करते हैं? दे हैंडल जनरल कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। दीज पोर्ट्स ऑल्सो हैंडल पैसेंजर ट्रैफिक। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट में किस किस तरीके का जो सामान है, जो कार्गो है, वो मूव करता है या वो हैंडल करते हैं। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल में आपको ये बल्क कार्गो दिया गया है, कॉमर्शियल में आपको दिया गया है कि जनरल कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है और साथ में पैसेंजर्स भी हैं। इसके बाद अगला है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स में क्या है? सच पोर्ट्स हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम्स। ध्यान रखिएगा, लार्ज वॉल्यूम्स। और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोर्ट्स जो है दे आर क्लासिफाइड एज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। वो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स ही है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले में बेस्ड ऑन दी लोकेशन के आधार पर। तो पहला है इनलैंड पोर्ट। इनलैंड पोर्ट का मतलब है दीज पोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। क्योंकि वर्ड ही इनलैंड है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लैंड में होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। दे आर लिंक्ड टू द सी थ्रू अ रिवर और अ कैनाल। सच पोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स और बार्जेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दिया गया है कि मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद अ कैनाल, मेम्फिस इज लोकेटेड ऑन द रिवर मिसिसिपी, राइन हैज सेवरल पोर्ट्स लाइक मैनहेम एंड डुइसबर्ग, एंड कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली, अ ब्रांच ऑफ द रिवर गंगा। तो ये कुछ आपके जो नाम यहां पर दिए गए हैं, ये हो गए आपके इनलैंड पोर्ट्स। इसके बाद दिया गया है आउट पोर्ट्स। ये क्या होते हैं? दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स बिल्ड अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स। ठीक है, ये भी अवे फ्रॉम द पोर्ट्स हैं और ये बेसिकली आपके वाटर के ऊपर बने हुए हैं। दीज सर्व द पेरेंट पोर्ट्स बाय रिसीविंग दो शिप्स विच आर अनेबल टू अप्रोच देम ड्यू टू देयर लार्ज साइज। क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर एग्जाम्पल इज एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट प्यूरियस इज इन ग्रीस। ठीक है, इसका जो आउटपोर्ट है प्यूरियस इज इन ग्रीस। ठीक है, इसके बाद है टाइप ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस है उसके आधार पर भी कुछ पोर्ट्स को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि है पहला ऑयल पोर्ट्स। ठीक है, दीज पोर्ट्स डील इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। सम ऑफ दीज आर टैंकर पोर्ट्स एंड सम आर रिफाइनरी पोर्ट्स। ठीक है, जैसे मैराकाइबो इन वेनेजुएला, एशकिरा इन टूनिशिया, ट्रिपोली इन लेबनान आर टैंकर पोर्ट्स, और अबादान ऑफ द गल्फ ऑफ पर्शिया इज अ रिफाइनरी पोर्ट। इसके बाद अगला है पोर्ट्स ऑफ कॉल। ये क्या होते हैं? देखिए, दीज आर द पोर्ट्स विच ओरिजिनली डेवलप्ड एज कॉलिंग पॉइंट्स ऑन मेन सी रूट्स वेयर शिप्स यूज्ड टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग। ठीक है, जहां पर जो शिप्स हैं वो रिफ्यूलिंग के लिए, वाटरिंग के लिए एंड टेकिंग फूड आइटम्स, इन सब चीजों के लिए जाया करते थे। लेटर ऑन दे डेवलप्ड इनटू कॉमर्शियल पोर्ट्स। बाद में इनको कॉमर्शियल पोर्ट्स में डेवलप कर दिया गया। एग्जांपल है आपके एडन, होनोलुलु एंड सिंगापुर आर गुड एग्जांपल्स। ठीक है, इसके बाद अगला है पैकेट स्टेशन। ये क्या होता है? देखिए, पैकेट स्टेशन, पैकेट स्टेशन जो है दीज आर ऑल्सो नोन एज फेरी पोर्ट्स। इनको फेरी पोर्ट्स भी बोला जाता है। ठीक, दीज पैकेट स्टेशन आर एक्सक्लूसिवली कंसर्न्ड with the transportation of passengers and mail across water bodies covering short distance। ये किसके लिए यूज होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए और मेल के लिए अक्रॉस वाटर बॉडीज, लेकिन ध्यान रखिएगा कवरिंग ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि छोटे दूरी के लिए। दीज स्टेशंस अकर इन पेयर्स लोकेटेड इन सच अ वे दैट दे फेस ईच अदर अक्रॉस द वाटर बॉडी। जैसे कि डॉवर है इंग्लैंड में और कैलाइस है इन फ्रांस अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो ये एक दूसरे की तरफ को जो है वो फेस करके होते हैं। ठीक है, कौन से पोर्ट की बात कर रहे हैं हम? पैकेट स्टेशन की। और ये किसके लिए है? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड मेल ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक, इसके बाद अगला है एंट्रेपोर्ट। ठीक है, एंट्रेपोर्ट पोर्ट्स। ये क्या होता है? देखिए, एंट्रेपोर्ट, दीज आर कलेक्शन सेंटर्स वेयर द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। यानी कि सारा का सारा सामान अगर आपको कहीं से एक्सपोर्ट करना है तो सारा का सारा सामान एक जगह पर आएगा और वहां से अगर वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस तरीके के पोर्ट्स को बोला जाता है एंट्रेपोर्ट। ठीक है, सिंगापुर इज एन एंट्रेपोर्ट फॉर एशिया, रॉटरडैम फॉर यूरोप एंड कोपेनहेगन फॉर द बाल्टिक रीजन। यानी कि जैसे सिंगापुर की हम बात करें तो कैसे मान लीजिए सिंगापुर है तो एशिया का जितना भी सामान है जो एक्सपोर्ट होना है कहीं बाहर वो पहले सिंगापुर में आएगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर यहां से वो एक्सपोर्ट होगा। तो दिस बिकम्स योर एंट्रेपोर्ट फॉर एशिया। इसी तरीके से रॉटरडैम जो है वो आपका यूरोप का एंट्रेपोर्ट है और कोपेनहेगन जो है वो बाल्टिक रीजन का ये है
एंट्रीपोर्ट, ठीक है। इसके बाद लास्ट है इसमें नेवल पोर्ट्स। नेवल पोर्ट्स क्या होते हैं? These are ports which have only strategic importance. These ports serve warships and have repair workshops for them. ठीक है, यहां पर केवल जो आपके जहाज वगैरह होते हैं, जो बेसिकली वॉरशिप्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि नेवी के होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ वहां पर वो लोग वही शिप्स वगैरह होते हैं जो रहते हैं, और उन्हीं का रिपेयर का जो वर्कशॉप है वो वहां पर होता है, ठीक है। इस तरीके के अगर एग्जांपल की हम बात करें तो इंडिया में है कोच्चि एंड करवार आर एग्जांपल्स ऑफ सच पोर्ट्स इन इंडिया। दीज आर योर नेवल पोर्ट्स, ठीक है। तो हमने यहां पर काफी सारे टाइप के पोर्ट्स जो है वो डिस्कस करे, ठीक है, बेस्ड ऑन दी जो वो गुड्स हैंडल करते हैं या कार्गो हैंडल करते हैं उसके बेसिस पे 3 है, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स, कॉमर्शियल पोर्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। इसके बाद लोकेशन के आधार पर हमने 2 बात करी, इनलैंड पोर्ट्स और आउट पोर्ट्स। इसके बाद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के आधार पर हमने बात की है, वो है 5, दैट इज योर ऑयल पोर्ट्स, ठीक है। ऑयल पोर्ट्स हमने बात करी, पोर्ट्स ऑफ कॉल है, पैकेट स्टेशन है, एंट्रीपोर्ट पोर्ट्स है और नेवल पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पोर्ट्स जो है वो आप ध्यान रखिएगा किसमें कौन सा पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। अब इस बुक का, इस कोर्स का सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 10 ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स। उसको हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था चैप्टर, कंप्लीट होता है यहां पर ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप आपको पसंद आया होगा कंसेप्ट्स जो हमने यहां पर डिस्कस किए, जिस तरीके से हमने चैप्टर को यहां पर डिस्कस किया। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग के साथ शेयर करें। और अगर कोई बात आप हमसे कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक है आप लोगों का, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करें। और अगर कोई और बात आप हमसे कहना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमसे कह सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com पर, ठीक है। बाकी कंट्रीब्यूशन के लिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप नीचे कंट्रीब्यूट जो है जितना भी आप चाहें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के कंट्रीब्यूट जो आप करेंगे उससे कोर्सेज हम लोग यहां पर बढ़ाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए जल्द से जल्द आएंगे और आप उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।